हाय डियर स्टूडेंट, मैं आशीष यादव एजुकेशन राइजर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। चलिए फिर से मिलते हैं इस क्लास में। क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 4.1 की बचे हुए क्वेश्चन को आज सॉल्व करते हैं। चूँकि पिछले क्लास में हमने इसके और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रखे हैं। पहले क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे सभी क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो को देखा होगा और समझा होगा और आपको अच्छे से क्लियर होगा, कंठस्थ हुआ होगा। आगे बात करते हैं आज एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले के जितने भी पार्ट थे प्यारे बच्चों, हमने सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज बचे हुए दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, आगे ले जाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, देखते क्या कैसे है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा निम्न स्थितियों को, प्रश्न को पढ़ रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण में निरूपित करना है। क्या करना है? जो भी स्थिति होगी उसको हमें क्या करना होगा प्यारे बच्चों? द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना होगा। क्या करना है? केवल उसके रूप में लिख देना, समीकरण बनाना, हल नहीं करने के लिए कह रहा। बात समझ में आ रही? केवल समीकरण बना के ही छोड़ देना है, आगे हल नहीं करना है। अगर करना चाहो तो आप कर भी सकते हैं, करना चाहो तो कर भी सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन लिख रखा है व्हाइट बोर्ड पर, आप सभी के सामने देखिएगा। कह रहा एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। भूखंड एक क्या है? आयताकार भूखंड। भूखंड कैसा भूखंड? मतलब भूमि का टुकड़ा। भूमि का टुकड़ा मतलब कोई एक भूमि का टुकड़ा है या खंड है जो कैसा है प्यारे बच्चे? आयताकार है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और ढंग से समझना है। क्या है? एक आयताकार क्या है बच्चे? भूखंड है, खेत है। आप ऐसा भी कह सकते हैं, खेत होते हैं ना इस तमाम प्रकार के, ये भी भूखंड होता है। तो क्या उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 528 मीटर स्क्वायर है। कितना है? 528 मीटर स्क्वायर है। फिर आगे कह रहा है भूखंड की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मान लेते एक ऐसा एक फिगर ड्रा कर लेते भूखंड का हम लोग, है ना, समझिएगा। एक ऐसा बना लेते हैं, थोड़ा से अच्छा से बनना चाहिए चित्र, ठीक है ना, तो क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। देखिए हमने मान लिया क्या है? आयताकार भूखंड है। क्या है? आयताकार क्या है बच्चे? भूखंड है। आयताकार क्या है बच्चे? भूखंड है। अब देखिए ये क्या है? इसकी लंबाई है। ये क्या है बच्चे? चौड़ाई। मान लेते हैं हम लोग, कह रहा है प्रश्न में कह रहा है लंबाई जो चौड़ाई के दुगने से है। जिसका दुगना कह रहा है उसी को आप लोग मान लेते हैं। मान लेते हैं चौड़ाई कितना है? x मीटर मान लिए। अब बताओ प्रश्न में ये दे रखा है कि जो लंबाई है वह चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अगर चौड़ाई को मान लिए हमने x, क्या मान लिए? x, तो x का दुगना कितना होगा बच्चे? कितना होगा? 2x। अगर दुगुना कहा तो 2x, तिगुना कहा था तो 3x, चौगुना कहता तो 4x। जितना गुना कहेगा आप उतना लगा दीजिए। से एक अधिक है। एक अधिक मतलब +1, कहता है एक कम है तो -1। बातें समझ में आ रही? लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमने एक आयताकार भूखंड बनाया प्यारे बच्चों। इसकी चौड़ाई को हमने क्या माना? x मीटर। तो लंबाई इसके दुगने से एक अधिक है, तो x का दुगना 2x, एक अधिक है तो +1। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने जो यहाँ पर किया वही लिख लेते हैं। माना सॉल्यूशन देखिएगा प्यारे बच्चों। माना भूखंड की चौड़ाई को क्या मान लिया जाए? बराबर x मीटर। ठीक है ना, x मीटर लिख लो या मान ली x लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसलिए लंबाई कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? लंबाई कितनी हो जाएगी? हमने ये निकाल रखा है ऑलरेडी, आपको चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, x + 1 मीटर, ये कितना हो जाएगा? x + 1 मीटर। बात क्लियर है ना? हमने माना भूखंड की चौड़ाई कितनी है बच्चों? x मीटर, तो लंबाई क्या होगी? 2x + 1। कारण यह है कि प्रश्न में दे रखा है लंबाई जो होगी चौड़ाई के दुगने से अधिक होगी। आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है ना, ये कितना है? 528 मीटर स्क्वायर है क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों आयत का क्षेत्रफल आप सभी बच्चे जानते होंगे
आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ये आपको दे रखा है। कितना दे रखा है भैया जी? देखिएगा कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। मीटर को हम ना लगाएं तब भी सही है। आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। अब देखो भूखंड कैसा है, आयताकार, तो जो सूत्र लगेगा प्यारे बच्चों किसका लगेगा, आयत का। और आयत का क्षेत्रफल आप सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है, अगर जिनको ना पता हो जरूर लिख लेंगे। आयत, उम्मीद करते हैं कि आपको पता ही होगा चूंकि आप सब हाई स्कूल के हैं बच्चे हैं। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे, लंबाई गुणे चौड़ाई। आप चिंता मत कीजिएगा, कहीं पर डाउट है तो हम पूरा लिख कर एक्सप्लेन करेंगे एक एक चीज़ों को, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, चूंकि क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और ये आपको ऑलरेडी जो क्षेत्रफल है आपको 528 दे रखा है। लंबाई का मान हमारे पास कितना है बच्चे, 2x + 1 और ब्रैकेट के बाहर x बराबर 528, ठीक है ना। आप इसको आगे हल कर लिए, समीकरण बन जाएगा। अगर x का इसके साथ गुणा कराएंगे तो 2x², x का 1 के साथ करेंगे तो x बराबर कितना हो गया, 528। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। बातें समझ में आ रही, बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। चले आगे बढ़े। या आप इसी को एक तरह से और भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x² + x। अगर इसका पक्षांतर कर लेंगे तो जो प्लस है, प्लस का पक्षांतर क्या होगा बच्चे, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस होगा। बात क्लियर है, बराबर क्या हो जाएगा, 0। आप इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही। तो यही आपको प्रश्न में कह रखा था कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण में निरूपित कीजिए, ठीक है। प्रश्न को ढंग से पढ़िएगा, चीज़ों को क्लियर कीजिएगा, एक एक चीज़ें आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगे और समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बातें क्लियर हो रही हैं, आगे बढ़े। पहले क्वेश्चन में कोई डाउट, चलिए क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख भी लीजिएगा, आपको आसानी होगी, ठीक है ना। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है तो वीडियो की एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसके एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ध्यान देते हैं, आगे बढ़े क्वेश्चन के लिए। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चल बच्चे देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। क्वेश्चन को पहले लिखते हैं, दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांकों का दो धनात्मक क्रमागत हो गया की बात है, धनात्मक क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल कितना दे रखा, दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 306 है, ये प्रश्न है। ये दूसरा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्या करना है, इसको बीजगणितीय रूप में केवल निरूपित करना, या द्विघात समीकरण में क्या करना है, निरूपित। कह रहा है दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306। ये तो थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं, 306 है। कितना है, 306 है। तो आपको क्या करना है, इसको समीकरण रूप में बनाना। देखिएगा बात कर लेते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक में ध्यान रखना, कैसे पूर्णांक के क्रमागत, ध्यान रखिएगा। अगर किसी पूर्णांक को जैसे मान लेते 1 है तो अगला क्या होता है, 2 होगा। क्रमागत मतलब जो क्रम से आते हैं, ठीक है। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आता है, ठीक है ना। तो हमें मानते हैं, क्योंकि हमें पता तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। क्या करेंगे बच्चे, मानेंगे। देखिए सोल्यूशन में करते प्यारे बच्चों, माना
माना पहला पूर्णांक क्या मान लिया जाए प्यारे बच्चे, बराबर x। हमने पहले पूर्णांक क्या मान लिया, x मान लिया। अब देखो अगर पहला पूर्णांक x होगा तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, चूंकि क्रमागत का, क्रमागत मतलब जो क्रम से चलते, जैसे मान लेते हैं एक संख्या हो 5 तो इसकी आने वाली क्रमागत संख्या क्या होगी 6। अगर मान लेते हैं 8 तो क्रमागत अगली संख्या 9 हो। क्या रहा है, अगर आप देखें तो इसमें +1 किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, +1 किया जा रहा है। तो इसी प्रकार यदि प्यारे बच्चों हम पहले पूर्णांक को x मानेंगे तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, +1। बात समझ में आ रही, अगर पहला पूर्णांक x है तो दूसरा x +1 हो जाएगा। तो दूसरा, इसलिए दूसरा क्रमागत आप धनात्मक पूर्णांक भी लिख सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बराबर x +1 हो जाएगा। बात क्लियर। हमने माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है, इसलिए दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x +1 हो जाएगा। अब आगे कह रहा है इनका गुणनफल क्या होना चाहिए, 306 होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, क्या ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या आप हिंदी में लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, या और लिखा जा सकता है शर्तानुसार, चाहे जैसा लिख रहे हैं, प्रश्नानुसार, शर्तानुसार, ठीक है ना, या ATQ लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। थोड़ा मॉडर्न वर्ड है, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना ATQ, है ना, इसलिए यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ATQ क्या कर रहा है, इनका जो गुणनफल है ना, गुणनफल बोले तो इसका और इसका गुणनफल है ना, क्या होगा, x +1 कितना होगा बच्चे, 306 होगा। कितना होगा, 306 होगा। बात क्लियर है। इन दोनों का जो गुणनफल है कितना होगा बच्चे, 306 होगा। चलिए अब इसका गुणा करा लेते हैं। अगर x का x के साथ गुणा कराएंगे तो x², बात समझ में आई, x का 1 के साथ करेंगे तो +x बराबर 306। ये आपका इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना। बात क्लियर है। इसी को एक तरीके से हम लोग और लिख सकते हैं, या इसी को और कैसे लिखा जा सकता है, देखिएगा x² + x। प्यारे बच्चों ये जो 306 अगर पक्षांतर करेंगे, प्लस का पक्षांतर हमारे हर बच्चे को पता है क्या होता है, माइनस होता है। बराबर के भाई जब ये वाला पार्ट इधर चला, इधर तो कुछ नहीं बचा, जहाँ कुछ नहीं बचा वहां पर क्या लिखते हैं, लड्डू। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो ये हुआ, ये दूसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ, बातें समझ में आ रही। दो क्रमागत पूर्णांक कहा था हमने, माना पहला पूर्णांक x है तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा बच्चे, x +1 होगा। क्या होगा, x +1 होगा। फिर कहा इन दोनों का गुणनफल, प्रश्न में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का जो गुणनफल है कितना है, 306 है। तो हमने 306 किया, फिर गुणा कराया और सॉल्व कर लिया, हमारा सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बातें क्लियर है, इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। चलिए देखते अगला क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट, इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी। क्या बात है, रोहन की माँ, इसका थर्ड क्वेश्चन है, देखिएगा। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है ना। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा बच्चे, 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रश्न है, ठीक है ना। कह रहा है
रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 360 वर्ष हो जाएगा। ठीक है ना, 360 वर्ष हो जाएगा। तो इन दोनों को क्या बनाना है आपको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाना। चलिए फटाफट आते बात करते हैं। देखिए दो लोगों के बीच में संबंध, एक रोहन है और उनकी माँ। देखो छोटा कौन है? रोहन है। बड़ा कौन है? माँ। तो यहाँ पर हम लोग रोहन को क्या, छोटे वाले को मान लेते। क्या करते हैं? छोटे वाले को मान लेते हैं। सोल्यूशन देख लेते हैं फटाफट इसका। तो मानेंगे किसको बच्चे? रोहन की, क्योंकि उनसे ही तो बड़ी है भाई। जिससे तुलना की जाए सबसे पहले उसी की मान लीजिए। माना रोहन की आयु क्या मान ले बच्चे? x मान लीजिए, y मान लीजिए, कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं आप। ठीक है ना, तो x वर्ष हम मान लेते हैं। ठीक है, कितना मान लिए? x वर्ष। ठीक है ना, बात क्लियर? ये जरूरी नहीं कि हर प्रश्न में आप x माने, आपकी इच्छा x y z p q r कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक है ना, चलिए माना रोहन की आयु क्या है? x है। ठीक है ना, तो उनकी मम्मी की जो आयु होगी, उनकी जो माँ की आयु होगी क्या हो जाएगी? रोहन की माँ बोले तो माँ की आयु क्या हो जाएगी? माँ की आयु आप ऐसा लिख सकते हैं, माँ की आयु क्या होगी बच्चे? माँ की जो आयु होगी क्या होगी? 26 वर्ष से बड़ी है। अगर रोहन होंगे x तो उसकी मम्मी कितनी होगी? x + 26 कितना होगी भैया? x + 26 है ना, कितने को होंगे? x + 26 वर्ष। ठीक है ना। अब एक चीज आप सभी को पता है, नहीं पता है तब भी हम भी बता दे रहे हैं। ठीक है, हम देखिए जब भी एज की कंडीशन आती है, एज की कंडीशन आती है बच्चे, उसके लिए दो इंपॉर्टेंट बात होती है। एक नोट है, आप जरूर नोट करिएगा। नोट, एज वाले जब भी प्रश्न मिलेंगे तो आप सबको ध्यान रखना होगा, जब भी कहता है पूर्व या पश्चात, पूर्व या पहले, सॉरी गलत लिख रहे, पूर्व या पहले कहता है, तब हम लोग क्या करते हैं बच्चे? पूर्व या पहले की कंडीशन में सदैव क्या किया जाता है प्यारे बच्चों? घटाते हैं, घटाते। ठीक, क्या करते हैं? घटाते हैं। जब भी कह देगा बाद या पश्चात, ठीक है ना, तो क्या करते हैं प्यारे बच्चों? जोड़ते हैं, है ना। अब पूछो सर जी आपको ये कैसे, थोड़ा सा क्लियर कर। अब थोड़ा समझो भाई। देखिए अभी मान लेते हैं हमारी प्रेजेंट एज जो भी है, जैसे जैसे आगे जाएंगे तो हमारी एज बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी ना। बढ़ेगी तो क्या होगा? ऐड होगा कि नहीं होगा? प्लस ही तो हो रहा है। जबकि अगर मान लेते हैं अब अभी हम जितने भी वर्ष के हैं, जो भी है, मान लेते हैं हम 30 साल 40 साल 45 कुछ भी मान लेते अगर हम अभी 30 साल के, ठीक है ना, तो अगर पूछेंगे 5 साल पहले तो 5 घटाएंगे ना भाई। बात समझ में आ रही? तो जब भी पहले का पूछेगा, पहले पूछे या पूर्व कहे तो आप सब क्या करिएगा प्यारे बच्चे? घटाइएगा। अगर बाद या पश्चात कहेगा तो आप जोड़िएगा। एक छोटा सा नोट है, आप केयर करिएगा। ये नोट ऑलवेज आपके लिए उपयोगी होगा प्यारे बच्चों एज वाले प्रश्नों में। जब भी उम्र से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे, मम्मी पापा चाचा चाची दादी किसी से भी जुड़ा हुआ उम्र का प्रश्न बनता है, तो आपको ये कंडीशन को क्लियर रखनी होगी। बात क्लियर है? आप इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट चीजों को और व्यवस्थित करते हैं। ठीक है ना, ये बात हो गई। प्रश्न को एक बार पढ़ते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। भाई हमने तो ये वर्तमान आयु माना है, ये कैसी आयु है? वर्तमान आयु है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इससे 3 वर्ष बाद क्या कह रहा है? अब इससे 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद सबसे पहले समझ लेते। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद ध्यान दीजिएगा। 3 वर्ष बाद सबसे पहले रोहन की आयु देख लेते हैं। रोहन की आयु 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? बाद क्या है ना, तो बाद में क्या करेंगे बच्चे? जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अभी कितना है? x, तो x + 3। ठीक, और इनकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? माँ की आयु कितनी होगी बच्चे? जितना भी है उसी में 3 जोड़ लो, है ना। x + 26 + 3, अगर इसको सॉल्व करेंगे 26 × 3 = 29, x प्लस, बात क्लियर है? थोड़ा सा स्पेस होगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिए कह रहा है इनकी आयु का जो गुणनफल है, क्या है बच्चे?
गुणनफल क्या है, गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। हम लोग लगाएंगे ATQ, इसका मतलब क्या होगा, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या होगा, इन दोनों का जो ये उम्र है और ये उम्र है, इनका जब हम दोनों को आपस में गुणा कराएंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे तो इसका जो गुणनफल प्राप्त होगा हमें, वह कितना प्राप्त होगा प्यारे बच्चों, 360 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 360 प्राप्त होगा। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि x + 3 इन ब्रैकेट, इन नेक्स्ट ब्रैकेट x + 39 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, 360। ये तो कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु उसकी माँ की आयु को अगर गुणन किया जाए तो उनका गुणनफल 360 प्राप्त होगा। ठीक है ना। चलिए इसका अंदर गुणा करा लेते हैं फटाफट। अगर प्यारे बच्चे x का x के साथ गुणा कराएं, सभी बच्चों को पता है आधार समान हो तो गुणा में घाते जुड़ती हैं। x का x के साथ करेंगे तो x² प्लस x का अगर 29 के साथ करेंगे तो 39 के साथ 39x होगा, प्लस 3 का x के साथ करेंगे तो 3x होगा, प्लस 39 3 4 3 12, 120 में 3 घटाओ 117 है ना, 360। ये बात क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं, x² वाला टर्म ऐसे ही रहेगा, प्लस 39 में 3 जोड़ो कितना होगा, 42x। ठीक है ना। अब देखो भाई इधर ये प्लस में ये इधर आएगा तो माइनस होगा, 117 में 360 घटा लो। सिंपल से पता है आप सभी को, ऐसे ऐसे घटा लेना यार। ठीक है ना। देखा 117 इधर से घटेंगे तो 3 इधर से घटेगा तो 4 इधर से 2, कितना आएगा भाई, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 243 है ना, बराबर 0। बात क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, समीकरण बन गया। बस इतना सिंपल सा प्रश्न है। अगर प्यारे बच्चों यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे, हाँ एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना, परीक्षा में कभी इतना नहीं प्रश्न पूछता है कि आप केवल द्विघात समीकरण बना के छोड़ दिए। अगर ऐसा बाय द वे पूछा भी जाता है तो आपके मैक्सिमम 1 या 2 नंबर में ही आएगा, क्योंकि इसको हल करना होता है, हल करके हमें पूरे नंबर मिलने वाले। कई बार इसके क्वेश्चन 6 नंबर में भी पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से जुड़े हुए, कई बार 4 नंबर में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अलजेब्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, इक्वेशन सॉल्व में बहुत ही अहम रोल रखता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बातों को क्लियर करते हैं, देखिएगा। ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। चलिए देखिए इसका लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा, देखिएगा दूसरे का ही चौथा क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है। चलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस कर रहा है यार। ठीक है। चलिए देखते हैं। सॉरी क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, समान चाल से की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है। ठीक है। समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो
उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करती है। ये क्वेश्चन हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में उसे 3 घंटे अधिक समय लेती है या 3 घंटे अधिक समय लगता है। चलिए, तो पूरी एक्सरसाइज हमारी वेंडअप होती खत्म होती है। हम कुछ ऐसा करते हैं, थोड़ा सा लिए आपके लिए कर देते हैं। ये क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है भाई, ये काम कर देते हैं आप सभी के लिए। ठीक है ना। तो आपके लिए एक काम कर देते हैं, ये अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन भाई, पूरे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। एक क्वेश्चन को आप क्या कर लेंगे, SW में सॉल्व कर लेंगे। क्या करना है, एक क्वेश्चन आपके लिए SW के लिए लिख करके जा रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके SW के लिख कर जा रहा हूँ, सॉल्व करिएगा, प्रयास कीजिएगा। आता है तो बहुत अच्छे, उम्मीद है कि आपको आ जाएगा। नहीं आता तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगली क्लास में जब भी आएंगे तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। और कल की क्लास और भी खास नई एक्सरसाइज प्रारंभ होगी, एक्सरसाइज 4.2 के लिए कार्य करेंगे। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने जितने भी यार दोस्त मित्र जितने एक तक पहुंचा दीजिए, एक तक पहुंचाइए। चूंकि एक बच्चे को शिक्षित करना है और निःशुल्क क्लास में आप सभी के लिए, आप सभी को योगदान देना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, आप सब अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब कीजिए, बार बार वीडियो को देखिएगा, आपको भी फायदा होगा। और हमारे उत्साहवर्धन के लिए कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो आपको कैसे लग रही है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, नमस्ते।